दूसरा जो है, ये रेडियो एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यूड है, ये पार्ट 2 है उसका। है, इसमें से और क्या क्वेश्चंस बन सकता है? तो यहाँ पे अभी जो हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में, डेरिवेशन ऑफ हाफ लाइफ, एवरेज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन रेडियो एक्टिविटी, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड इफेक्टिव हाफ लाइफ, डीके चेन, डीके स्कीम, सेरेनकॉब रेडिएशन। ठीक है, इतनी तरह की चीजें जो हैं इसमें एग्जिस्ट करती हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मतलब जनरली लोग पूछते हैं और बन सकते हैं। ठीक है, सो हाफ लाइफ का मुझे इतना पता है, मैं ऑलरेडी कितनी बार क्लास ले चुका हूँ, तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि सब लोगों को ये डिराइव करने आता है। लेकिन ये स्लाइड हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया वैसे भी कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आता है तो फिर किसी को कोई स्टेप्स नहीं समझ में आ रहा है फिर भी देन विल एक्सप्लेन इट, राइट? चल जाएगा काम। हाँ बस ठीक है, मतलब बेसिकली अदरवाइज हम फास्ट नहीं जा सकते, राइट? सो एवरेज हाफ लाइफ के डिफरेंशियंस में ये कुछ ऐसे टर्म्स जो हैं वो अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे लॉजिक यूज करे गए हैं कि वाई वी आर यूजिंग सम पर्टिकुलर स्टेप्स, दैट हैज ऑल्सो बीन एक्सप्लेन्ड, राइट? तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, तब उसके बाद जा करके एक एक चीज़ों का डेरिवेशन जो किया गया है एवरेज हाफ लाइफ और मीन लाइफ निकालने के लिए, राइट? अगेन मैं ये चीज़ लाइन बाय लाइन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट ये लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या एग्जामिनर कई बार कोई चीज़ें पूछना है और जानना चाहता है तो वो पूछ लेता है आपसे घुमा फिरा कर। तो जो भी स्लाइड पे लिखा हुआ है कुछ सोच समझ के लिखा हुआ है, राइट? एक बार देख जरूर लीजिएगा। ओके, ये अगेन ये सारे फॉर्मूला एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हुआ, कौन सा फॉर्मूला यूज करके हमने करा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। हाँ? हाँ, कैसे कैसे डिराइव करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप इसमें किया हुआ है डिराइव। नहीं है तो वैसे भी दूसरा कोई बैच आएगा वो उसमें हम इसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जिसको देखना हो अपना देख सके, क्योंकि लास्ट टाइम पे आते आते यही हाल होता है कि वो फिर चलते रहता है। बट ठीक है, आप अपना देख लेना आप लोग, राइट? एवरेज हाफ लाइफ, इसका फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1.44 इंटू टी हाफ, ये सबको पता है, बहुत बढ़िया। नाउ अब यहाँ पे कैलकुलेशंस की बात है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पता नहीं मुझे समझाने की ज़रूरत है या नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हुए हैं और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं हर डिफरेंट टाइप्स का इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताया है, एक एक एग्जाम्पल जरूर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक बार देख लीजिएगा, ताकि यदि एग्जाम में आए तो आप कर पाएँ। एक एक प्रॉब्लम ही दिया है लेकिन हर डिफरेंट टाइप्स का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है? सो एक दूसरा न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं ये लोग इसी टाइप से कि इतने बजे एक्टिविटी इतनी थी, हाँ मंडे वेडनेसडे कब क्या था, ऐसा करके निकालने की बात पूछ लेते हैं। है सिंपल सा प्रॉब्लम। तो देखो सिंपल क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, मेन टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसा मान के चलो कि सब करेंगे, ऑल्दो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, लेकिन आपके जितने पीयर्स में जितने बच्चे लोग आप लोग एक साथ एग्जाम दे रहे हो, ये मान के चलो कि आपको छोड़ करके सारे बच्चे वो तो करेंगे ही करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन करे या ना। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ना कर पाए कोई, लेकिन सिंपल करेगा तो आप वहां पे मिस नहीं करना उन चीज़ों, राइट? ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में तो काम आ जाएगा। फिर एक आगे का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक दूसरा एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, राइट? अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस भी शॉर्ट नोट्स का पार्ट बनता है और है सिंपल, लेकिन बार बार पूछते हैं, बार बार इसलिए पूछते हैं कि इसका यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है न्यूक्लियोमेट्स में, ठीक है? सो इफ इन एनी बायोलॉजिकल सिस्टम द लॉस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है इज ड्यू टू बोथ द फिजिकल डिके ऑफ रेडियो न्यूक्लियड एंड
द बायोलॉजिकल इल्यूमिनेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इतना सिंपल है, फिर भी मैं पढ़ के इसलिए बोल के रिकॉर्ड करवा रहा हूँ यहाँ पे कि आप ये ना बोलो कि पढ़ाया तो था लेकिन ऐसे ही बोल के चले गए थे कि पढ़ लेना, ये ना समझाया मुझे। हाँ ये भी होता है, ये कॉमन, जब अपने आदमी खुद प्रॉब्लम में होता है तो अपने आप को बचाता है ना, दूसरे को थोड़ी ना बचाएगा। और उसके लिए सिर्फ वही है कि वो हमें पढ़ाया नहीं था जी, हमें बताया नहीं था, इसलिए मुझे ये बोल के पढ़ के पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज ये हम स्किप तो नहीं कर सकते, इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो जो भी कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो जो लॉस जो होएगा रेडियो एक्टिविटी का, वो दो तरह से होएगा, राइट। एक तो फिजिकल डिके होएगा और दूसरा जो है उसका बायोलॉजिकल इल्यूमिनेशन होएगा। तो नेट और इफेक्टिव रेट जो है, जो किस रेट से लॉस होएगा, इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इल्यूमिनेशंस। और वो इक्वेशन क्या है, रेट ऑफ effective illuminations is equal to rate of physical illuminations plus rate of biological illuminations। और इसको यदि टी हाफ में देखोगे तो लेमडा जो है, रेट जो है, वो 1/टी होता है। तो 1/टी इफेक्टिव, 1 इज इक्वल टू 1/टी पी प्लस 1/टी बी। टी बी जो है वो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, बायोलॉजिकल टाइम पीरियड है जो इल्यूमिनेशंस का, और ये जो है फिजिकल हाफ लाइफ या फिजिकल टाइम पीरियड है इल्यूमिनेशंस का। तो टोटल टाइम पीरियड भी यदि कितना देर रहेगा बॉडी में, वो आप निकाल सकते हो। सो इफेक्टिव हाफ लाइफ जो है वो फिजिकल इंटू बायोलॉजिकल डिवाइडेड बाई फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल, सही है। इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो देख लीजिएगा, राइट। इसमें ना कोई कई बार परसेंटेज इस टाइप के क्वेश्चन RSU एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने इसमें दिए हुए हैं, यदि आप इसको ध्यान से आप सारा करके गए हो तो वहां का भी काम निकल जाएगा रेडियो एक्टिव डिके से रिलेटेड। एक ग्राफ यहाँ पे देख लो, एक चीज ये टिपिकल है, बीटा का ग्राफ कैसे होता है, और वो पूछते हैं बीटा पॉजिटिव का ग्राफ कैसे होता है, ये ध्यान रख लेना जरा। देखो बीटा माइनस का कहाँ से शुरू हो रहा है, हाँ दोनों एक ही तरह का है, बीटा का ही डिके है, लेकिन पॉजिटिव वाला यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। वो कई बार बोलेंगे कि बना के दिखा दो, ठीक है, ठीक है, हाँ? बाकी है, ये देखो दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लेवल द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग प्रॉब्लम में, जल्दीबाजी में या स्ट्रेस में, वो क्या करते हैं, आप मिस कर जाते हैं। तो जब भी कोई भी ग्राफ बनाया है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, उसको प्रॉपरली लेवल करना है। ओके, वो ध्यान रखना है आपको। कहाँ पे, ये एनी है, नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स हैं मीट, और यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, एक ना कई बार आपको ऐसा मिलेगा, समझे, कि जहाँ पे मल्टीपल डीके होएगा, लाइक 2 कंपार्टमेंट्स, एक एक उसका स्लो कंपोनेंट है, उसका एक फास्ट कंपोनेंट है, राइट। तो स्लो कंपोनेंट और फास्ट कंपोनेंट में भी इफेक्टिव जो निकालोगे ना, वो वही वाला जो इक्वेशन जो था लेमडा वाला जो था आपका, टीबी इंटू टीबी ऐसे करके डिवाइडेड बाई प्लस, तो वैसे में दोनों का आप इफेक्टिव जो निकले लेमडा ए इंटू लेमडा बी डिवाइडेड बाई लेमडा ए प्लस लेमडा बी, उसी से निकलेगा, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं, ये ध्यान से देख लेना। अब आया डीके चेन के बाद, राइट। द डीके चेन में व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस डीकेज द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस इज नॉट नेसेसरली स्टेबल। ऐसा हो सकता है कि वो अनस्टेबल ही हो जो जिसमें डीके हुआ। द न्यूक्लियस रिजल्टिंग फ्रॉम डीके ऑफ ए पेरेंट इज ऑफन इटसेल्फ unstable and will undergo an additional decay. This is especially common among larger nucleids. The list of original unstable nucleids
The nuclides involved as an intermediate steps in the decay and the final stable nuclide is known as a decay chain. मतलब उस डिके चेन में सब चीज को लेबल करना है, मतलब इसके बाद इंटरमीडिएट क्या आएगा, उसके बाद क्या, ये जाकर के तब जाके डिके चेन बनता है, राइट. वन कॉमन मेथड, वही बोल रहे हैं, कॉमन मेथड फॉर स्टेटिंग द डीके चेन इज टू स्टेट ईच न्यूक्लियाइड्स इन्वॉल्व इन स्टैंडर्ड नोटेशंस. आप लिखोगे फॉर्मेट में, एरोज आर यूज्ड बिटवीन न्यूक्लियाइड्स टू इंडिकेट where decay occurs, with type of decay indicated above the arrow and the half life below the arrow. ठीक है, राइट. तो ये आप मतलब इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल है, राइट. रेडियो एक्टिव सीरीज की बात कई बार पूछते हैं कि कितने तरह की रेडियो एक्टिव सीरीज होती है, और यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो तो चारों सीरीज का नाम आपको याद होना चाहिए, जो आप ये देख लेना, मैंने यहाँ पे आगे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मोस्टली में सारे में जो होगा लेड का प्रोडक्ट आएगा, लास्ट में स्टेबल प्रोडक्ट लेड आता है. तो कई बार लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इस धरती पे सबसे ज्यादा लेड ही क्यों है, इतना सस्ता है और लेड ही क्यों है. ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट में लेड क्यों. अब आपको समझ में आ गया इनडायरेक्ट आंसर है कि जितने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो जो जितने हैं भी, वो सारे अल्टीमेटली कहाँ पे डिके होकर के जा रहे हैं. प्रोबेबली प्रोबेबल आंसर ऐसे बोलना, लड़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मे बी ये एक कारण हो सकता है. ठीक है, तो ये है रेडियो एक्टिव सीरीज की बात. डीके स्कीम की बात ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे कि बीटा पॉजिटिव एरो इधर आएगा, बीटा माइनस का एरो इधर आएगा, और गामा इमिशन होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, अल्फा इधर ही जाएगा बीटा की तरफ. ठीक है जी, ये डायग्राम, ये साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है. बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी चीज़ आप पढ़िए उसको देख लीजिए. एग्जाम्पल यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी हुई हैं, एक जगह पे आपको मिल जाएगा, राइट. यहाँ पे आयोडीन 131 का डीके डायग्राम एक आपको मिल गया, डीके चार्ट. उसके बाद मोलिब्डेनम का भी मिल गया, हाँ, गैलियम 68, राइट. ठीक है, ये मिल गया, इंडियम, राइट. अब आ गया सेरेनकॉव रेडिएशन. ठीक है, सेरेनकॉव रेडिएशंस जो है जनरली वैसा शायद मतलब पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, राइट. और पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, पढ़ तो लेना ही. तो ये क्या होता है सेरेनकॉव रेडिएशंस, ये देखो ये जो ब्लू लाइट जो निकल रहा है ना, वो यही है, उसी रेडिएशंस के कारण ये दिखता है ब्लू लाइट. ये रिएक्टर में ज़्यादा दिखता है, ये वहीं से इमेज उठाया हुआ है. ओके, अब ये क्या है पता नहीं. एग्जाम्पल ऑफ सेरेनकॉव रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, ब्लू ग्लो ऑफ एंड अंडर वाटर रिएक्टर्स में ये ब्लू जो दिखता है, ये बिकॉज ऑफ सेरेनकॉव रेडिएशन है. अच्छा जी, वाह, बढ़िया. ये देखो सेरेनकॉव रेडिएशन से रिलेटेड किन लोगों को ये नोबेल प्राइज विनर हैं, 1958 के. अब ये चीज़ तो हम यहाँ नहीं पूछेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को आउट करना हो एग्जाम में, कोई कंपटीशंस में, तो पूछ लेंगे. इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे ध्यान नहीं रहेगा. कुछ लोगों को रहेगा, कुछ लोगों को नहीं रहेगा. भाई 5 लोग हैं, एक ही पोस्ट के लिए हैं, तो पांचों को तो रख नहीं सकते. तो अटपटे क्वेश्चंस वहाँ पे जरूर होते हैं कान. तो यदि सारे से निपट गए, दोनों से सबने जवाब दे दिया, तो कुछ ऐसा अटपटा पूछ लो जो हो सकता है कि अटपटा नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड फील्ड में दे एक्सपेक्ट कि भाई हिस्ट्री तो पता होना ही चाहिए जिसमें काम कर रहे हो आप, राइट. वाओ,
ये है सेरेनकोव रेडिएशन का डेफिनेशन, राइट। क्या बोल रहे हैं? सेरेनकोव रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड when a charged particle passes through a transparent media at a velocity greater than the speed of the light in the same medium में। क्या बोल रहे हैं? सेरेनकोव रेडिएशन जो है वो कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल है, इट इज पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडिया, कि ऐसे मीडिया से होकर के जैसे वाटर ट्रांसपेरेंट मीडिया है, नहीं, एट वेलोसिटी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, उस वेलोसिटी से स्पीड, जो उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो ट्रेवल करेगा उससे ज्यादा स्पीड से जल्दी चलता है, तब जाकर के सेरेनकोव रेडिएशंस प्रोड्यूस होता है। द फोटोन्स द the photons produced have a continuous spectral distributions and a defined geometrical configurations. The photon emissions has been described as the particle electromagnetic shock wave that is analogous to sonic boom created by hypersonic aircraft. उससे जो जो पार्टिकल का बोल रहा है, फोटोन प्रोड्यूस हैव ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब कि जो एनर्जी जो होगी वो भी कंटिन्यूअस इसकी निकलेगी, जैसे आपके बीटा की है उसी तरह से कंटिन्यूअस इसका भी होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, लेकिन उसका उसका एक डिफाइंड एंड ए डिफाइंड ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के रूप में निकलता है। मतलब कहाँ पे ज्यादा होगा, ये जैसे ये दिख रहा है आप इस वे में, बुम, मतलब इधर की तरफ ज्यादा होगा, फिर धीरे 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 कम होता जाएगा, एनर्जी का तो होगा ही। बाकी ये सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, अब आप बैठ के पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एक एक लाइन, राइट। यदि ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़िएगा तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी वो आपका अपना चॉइस है, राइट। ये तो सेम मुझे लगता है सेम रिपीट है। सेरेनकोव रेडिएशंस पढ़ाया तो क्यों पढ़ाया? कुछ रीज़न तो होगा ही, राइट। देखो जेएनएम में आर्टिकल्स भी है, ओके। क्लिनिकल सेरेनकोव luminescence imaging of F18 FTG, so now it is under research and it is moving it out, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जेएनएम का आर्टिकल है, इमेजिंग में लोग यूज कर रहे हैं, माउस पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। और सेरेनकोव रेडिएशन इंड्यूस्ड फोटो इम्यूनोथेरेपी विथ F18 FDG, डिजाइन ऑफ सेरेनकोव रेडिएशन असिस्टेड फोटो एक्टिवेशन, कुछ नैनो पार्टिकल्स कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए भी लोग यूज कर रहे हैं। ऑप्टिकल इमेजिंग में भी होता है डिपेंडेंस, सेरेनकोव रेडिएशंस का एक और है, आपको मिलेगा, शायद थायराइड में भी है। अगेन दिस इज रिलेटेड विद द सेरेनकोव रेडिएशन, फर्स्ट ह्यूमन सेरेनकोग्राफी थायराइड में, ठीक है जी। सो थैंक यू, 2 चैप्टर तो मैंने निपटा ही दिया आप लोगों का, हाँ। नेक्स्ट क्लास में क्या प्लान कर रहे हैं कवर खेलने के, अब ये करेंगे नहीं करेंगे, कर लेंगे। स्पेसिफिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप, बैटमैन्स इक्वेशन, ट्रांजिएंट एंड सेक्युलर इक्विलिब्रियम, रेडिएशन एक्सपोजर, एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज एंड इफेक्टिव डोज एक्सेट्रा। सही है, गुड, सो नाइस ऑफ यू।